म्यूजिक का शोर हर तरफ फैला हुआ था। लड़के और लड़कियां मिलकर अलग अलग डांस स्टेप ले रहे थे। बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने डांस के जलवे बिखेर रहे थे। शादी का हॉल इस वक्त मेहमानों से भरा हुआ था। अमीर तबके से ताल्लुक रखने वाले हर लोग आज राजवीर चौहान के बेटे अभिनव चौहान की शादी में मौजूद थे। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठे सबकी नजरों का केंद्र बने हुए थे। वहीं सामने खड़ी वो लड़की बिना पलक झपकाए स्टेज की तरफ देखे जा रही थी। वो ईशा थी, पूरी तरह सादगी और मासूमियत की तस्वीर, अभिनव की मोहब्बत। लेकिन यह मोहब्बत छीन ली गई थी क्योंकि यह एक गरीब बाप की बेटी थी और अभिनव चौहान एक अमीर खानदान का एकलौता वारिस था। उसकी शादी अनुष्का से हुई थी जो उसकी बराबरी के परिवार से थी। अनुष्का खूबसूरती में ईशा की तरह ही थी लेकिन बेहद मॉडर्न, जबकि अभिनव को ईशा जैसी लड़कियां पसंद थीं जो अपनी खूबसूरती को सादगी में छुपा कर रखती थी। वो तो दिल से ईशा को अपना जीवन साथी चुन चुका था, लेकिन उसके पिता राजवीर चौहान ने अपनी मर्जी थोप दी और अपने दोस्त शैलेश चौहान की बेटी अनुष्का को अपनी बहू बना लिया, जिससे उनके बिजनेस को भी फायदा होना था और समाज में उनका रुतबा भी बना रहता। ईशा, यहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, सब यही हैं। एक लड़की ने उसे अपनी तरफ खींचा तो उसकी नजरें स्टेज से हट गईं। क्या हो गया था? अगर वो गरीब थी तो क्या हुआ? वो अभिनव की अच्छी दोस्त थी, लेकिन राजवीर चौहान ने अपने बेटे के लिए उसे ठुकराकर अपने दोस्त की बेटी को चुन लिया। तुम भी आ जाओ, सब एंजॉय कर रहे हैं। उस लड़की ने उसे डांस फ्लोर पर बुलाया। नहीं रिया, मुझे डांस नहीं आता, प्लीज तुम जाओ। उस घर की बाकी लड़कियां महंगे लिबास में सजी हुई थीं और किसी ने दुपट्टा तक नहीं लिया था, जबकि ईशा ने फुल स्लीव ड्रेस के साथ दुपट्टा लिया हुआ था। एक नज़र में पूरे हॉल में अगर कोई अलग दिख रहा था तो वही ईशा थी। अब डीजे पर तेज म्यूजिक चल रहा था। लड़के लड़कियां मिलकर शोर मचा रहे थे और उन्हीं के बीच ईशा बिल्कुल बेगानों की तरह अलग और अनजानी लग रही थी। अचानक उसका दिल घुटने लगा और वो वहां से बाहर निकल गई। अभिनव की नजरों ने उसकी बस एक झलक पकड़ी थी और फिर वो बाहर चली गई। अभिनव को लगा शायद उसने गलती कर दी है। एक ऐसी लड़की को ठुकरा दिया जो चाहने के काबिल थी और एक ऐसी को अपना लिया जो किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। अनुष्का इतनी मगरूर थी कि अपने से कम हैसियत वाले को देखना भी गवारा नहीं करती थी। उसका अंदाज, उसका एटीट्यूड, उसकी सोच कुछ भी अभिनव से मेल नहीं खाती थी। लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी, अब उसे अपने दिल को काबू में रखना था। उसने पलटकर अपनी दुल्हन को देखा जिसका ध्यान सेल्फी लेने वाली सहेलियों पर था। उधर ईशा भागते हुए उस घुटन वाले माहौल से बाहर निकली। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन शादी हॉल को लाइट से सजाया गया था। दूर दूर तक रोशनियां बिखरी हुई थी। वो सड़क पर आ गई, पीछे मुड़कर उन रोशनियों को देखा। एक आंसू उसकी गरीबी पर निकल आया। वो आंसू पोंछे बिना तेजी से आगे बढ़ी कि अचानक सामने से आती एक बाइक से टकरा गई। बाइक वाले ने जोर से ब्रेक लगाया। बाइक का कुछ हिस्सा ईशा से टकराया और वो पीछे जा गिरी। बाइक वाला भी बाइक समेत दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। ईशा ने मुश्किल से खुद को संभाला। उसकी बाजू और टांग पर चोट आई थी। वो लड़खड़ाते हुए उस शख्स के पास गई जो बेहोश पड़ा था। हेलमेट दूर जा गिरा था। वो जिंदा है या नहीं इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। हेलो मिस्टर, आप ठीक हैं? ईशा झुककर पूछने लगी, लेकिन वो आंखें बंद किए बिल्कुल सीधा पड़ा रहा। घबराकर ईशा उसके चेहरे के पास झुकी ताकि उसकी सांसें सुन सके। तभी अचानक उस शख्स ने आंखें खोल दी। ईशा डरकर पीछे हट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो गहरी सांस भरते हुए उस शख्स को घूरने लगी जैसे उसे डांट रही हो, जो बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ईशा ने घूरते हुए उस हाथ को अनदेखा कर दिया और खुद ही उठ खड़ी हुई। वो लंगड़ाते हुए अपना बैग उठाने लगी जो वहीं पास गिरा था। आपको मदद चाहिए? वो अपनी बाइक उठाते हुए उससे पूछ रहा था। ईशा ने मुड़कर फिर से सख्त नजर से उसे देखा और बैग खोलकर मोबाइल निकाला। मोबाइल की चार्जिंग खत्म होने की वजह से बंद पड़ा था। उसे कैब करनी थी और घर जाना था।
और सच में इस वक्त उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन किसी अनजान शख्स से मदद लेना उसे मंजूर नहीं था। वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गई। उसकी लंगड़ाहट देखकर विराज शर्मा ने होंठ भींच लिए। आपको चोट लगी है मिस, आप बाइक पर बैठिए, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। उसकी बात पर ईशा ने कदम रोक लिए। वो अपनी बाइक उसके साथ साथ चलाते हुए बोला, थैंक यू, आपने ये चोटें दी हैं ना, यही काफी मदद है। ईशा ने तंज कसते हुए कहा, यार ये तो बस एक हादसा था, आप अचानक सामने आ गई तो मैं क्या करता। आपको बचाने के चक्कर में मैंने अपनी हैवी बाइक भी दांव पर लगा दी। देखिए तो कितनी डैमेज हो गई है। उसने अफसोस से सिर हिलाते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि ये सब कहकर आप मुझसे बाइक की मरम्मत के पैसे निकलवा लेंगे तो भूल जाइए। आप ही बाइक को हवाई जहाज बनाकर उड़ा रहे थे और खामोखा मुझे ठोक दिया। ईशा माथे पर बल डालकर बोली और आगे बढ़ गई। विराज के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आई एम सो सॉरी मिस, पूरी गलती मेरी है, प्लीज बैठ जाइए, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा जहां आपको जाना है। इस बार उसका लहजा गंभीर था। मुझे आपकी किसी भी किस्म की मदद नहीं चाहिए, प्लीज रास्ते से हट जाइए। ईशा अब की बार गुस्से से बोली, लेकिन विराज भी पास से हटकर खड़ा हो गया। अब वो शादी हॉल से काफी दूर निकल आई थी। लंबी सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उसे यूं अकेला छोड़ना भी सही नहीं था। मिस मान जाइए मेरी बात, मैं शरीफ आदमी हूँ। ये रहा मेरा आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक के कागज। आप चाहें तो अपने पास रख लीजिए अगर भरोसा नहीं है, लेकिन प्लीज बाइक पर बैठ जाइए, अभी बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, या फिर आप किसी को फोन करके बुलवा लें। अब की बार उसका लहजा बहुत संजीदा था। मुझे आपका मशवरा नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। ईशा कठोर आवाज में बोलकर आगे बढ़ी। विराज ने बाइक रोक दी और उसे जाते हुए देखता रहा। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। विराज के हाथ हैंडल पर कस गए। हेलो लेडी, आ जाओ, जहाँ जाना होगा छोड़ देंगे। कार में बैठे दो लड़के देखने से ही आवारा लग रहे थे। अपना रास्ता नापो, ईशा गुस्से से बोली। उनमें से एक लड़का फौरन कार से निकलकर ईशा की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो उससे छू पाता, विराज की बाइक तेजी से आकर उनके बीच आ खड़ी हुई। स्टे आउट, विराज ने सख्त नजरों से घूरते हुए कहा। ये लड़की हमने पहले देखी है, इस पर पहला हक हमारा है, लड़का घूरते हुए बोला। ईशा के तो रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे शादी हॉल से अकेले निकलने का पछतावा हो रहा था। अगर सलामत रहना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, ये मेरी जिम्मेदारी है, अब फौरन निकलो। विराज गुस्से से चिल्लाया, अगर तेरी है तो अकेली क्यों छोड़ी हुई है, संभाल कर रखना, नहीं संभलती तो हमारे हवाले कर। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विराज का एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर लगा और वो लड़का जमीन पर गिर पड़ा। विराज ने उसे 2-4 और घूंसे मारे। अरे छोड़ दे, मर जाएगा वो। दूसरा लड़का बाहर आया और विराज को पीछे खींचा। विराज ने उसे कॉलर से पकड़कर धक्का दिया। 2 मिनट में यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें भी पीट पीट कर अधमरा कर दूंगा। दोनों लड़के वहां से भाग खड़े हुए। विराज अब ईशा की तरफ बढ़ा। ईशा उससे थोड़ा डर गई थी। वो बाइक पर बैठा और ईशा को घूर कर बोला, बैठोगी या उठा के बिठाऊं? उसका लहजा काफी सख्त था। मुझे इस बाइक पर बैठना नहीं आता, ईशा ने घबराकर कहा। तो वो सिर हिलाते हुए बोला, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, एडजस्ट करना पड़ेगा। ईशा ने गहरी सांस ली और उसकी हैवी बाइक पर बैठ गई। अपने दुपट्टे को संभाल कर बैठिए मिस, वो गर्दन मोड़कर हिदायत देता हुआ बोला। मुझे इंस्ट्रक्शन मत दो, मैं पहले ही बहुत कंफ्यूज हूँ। ईशा उसकी पीठ की तरफ देखते हुए बोली, यू कैन होल्ड मी। उसने हेलमेट पहनते हुए कहा। नो नेवर, बिल्कुल नहीं, टच नहीं कर सकती। टच करने को कौन कह रहा है, होल्ड करने को कह रहा हूँ, वरना अगर गिर जाओगी तो। और वैसे भी इस वक्त हालत मजबूरी की है, ऐसी हालत में मदद लेना जरूरी है, वो बोला और बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ा दी। स्पीड बहुत कम रखी और ईशा उसकी जैकेट को हल्के से थामे बैठी थी, लेकिन फिर भी उसे छुआ नहीं। उसके इस मासूम से एक्सप्रेशन पर विराज शर्मा मुस्कुरा गया।
एड्रेस बता दो, वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोला तो ईसा जो सांस रोके बैठी थी धीरे से उसके कान के पास अपने घर का एड्रेस बताने लगी। उसकी सांसों की हल्की सी गर्माहट विराज के कानों पर लगी तो वो अनायास झिझक गया। कुछ देर बाद वो उसे उसके घर के बाहर उतार रहा था। अपने जख्म पर मरहम लगा लो और आगे से रात के वक्त अकेले बाहर मत निकला करो। जरूरी नहीं हर कोई विराज शर्मा जैसा शरीफ निकले। हेलमेट हाथ में थामे वो उसे समझा रहा था। ईसा अच्छे से समझ रही थी। फिर बोली, हो गया लेक्चर, अब निकलो। सुनो, उसने पीछे से पुकारा, अपना नाम तो बता दो। क्यों, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी है? ईशा ने ताना मारा। नहीं, कार्ड छपवाना है शादी का। विराज हंसते हुए बोला, रात को एक खूबसूरत लड़की से टकराया और जिंदा सलामत लौट रहा हूँ। तो आपका नाम पता हो? नहीं बताया तो क्या करोगे? पत्थर उठाकर मारोगे? ईसा की आंखों में हल्की हंसी थी। उसके कानों तक दौड़ गई और होठों से मुस्कान छूट गई। जा रहा हूँ मिस अकड़ू। हेलमेट पहनकर उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। पागल कहीं का, रात को भटकने वाला। ईसा बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। अंदर सुनीता कब से उसका इंतजार कर रही थी। इतना लेट क्यों हो गई ईसा? और ये क्या हुआ? उसे लंगड़ाते हुए देखकर परेशान हो गई। कुछ नहीं माँ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, शुक्र है बच गई। क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? गोली मारो इन अमीरों को। जितने अमीर हैं उतने ही गुरूर वाले। सुनीता की आंखें आंसुओं से भर आईं। यही गुरूर तो देखने गई थी माँ। खैर, दफना आई हूँ, अपने सारे जज्बात बहीं। अब आपके सामने एक नई ईशा है। अम्मा, हम यहाँ नहीं रहेंगे, किसी और शहर चलेंगे जहाँ उनकी शक्लें भी ना देखनी पड़े। वो अपनी टांग सीधी करते हुए कराई, दफा करो उन्हें, मैं तुम्हारे लिए मरहम पट्टी लाती हूँ। सुनीता फौरन उठी। ईसा ने आंखें मीच ली। उसी वक्त उसे अभिनव की बातें याद आईं। ईसा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जानते हो, हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। भले ही मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। ईसा ने उसे समझाना चाहा। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, पर ईसा जानती थी कि उसके घर वाले किसी भी सूरत में इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन अभिनव नहीं माना। उसने कहा वो बात करेगा, घर पे सबको मनाने की कोशिश करेगा। और जब अभिनव ने घर जाकर अपने पिता राजवीर चौहान से इस रिश्ते की बात की तो वो भड़क उठे। उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि उसका रिश्ता अपने दोस्त की बेटी अनुष्का के साथ तय कर चुके हैं। अभिनव ने बहुत कोशिश की कि वो मान जाएं, लेकिन वो नहीं माने। यहाँ तक कि उन्होंने यह धमकी दे दी कि अगर अभिनव ने उनकी बात ना मानी तो वो उसकी माँ को घर से निकाल देंगे। अभिनव ने अपनी माँ की खातिर अनुष्का से शादी कर ली। ईसा उस पल बहुत टूट गई थी। गरीबी इंसान का कहाँ कहाँ इम्तिहान लेती है, यही सोच कर रह गई। उसकी आंख से आंसू गिरा, लेकिन उसने जल्दी से साफ कर लिया। रात गए जब वो कमरे में आया तो अनुष्का ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने नाखूनों से नेल पॉलिश उतार रही थी। उसने एक सरसरी नजर अभिनव पर डाली और फिर अपने काम में लग गई। मुझे तो लगा आज तुम कमरे में नहीं आओगे, वो नाखूनों पर फूंक मारते हुए बोली। क्यों? अभिनव ने नजरें चुराई और अलमारी की तरफ बढ़ गया। हाय, शोक नहीं मनाना था? अनुष्का अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर बोली। उसका रेशमी गाउन उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। शोक तो अब पूरी जिंदगी का है, तो क्या सारी जिंदगी कमरे में नहीं आऊंगा? अभिनव ने उसका ड्रेस देखते हुए नजरें फेर ली। शादी का जोड़ा उतार देने पर उसके दिल में और तलखी बढ़ गई थी। हाँ, ये तो है, और इस शोक को मनाते मनाते तुम्हारी सांसें खत्म हो जाएंगी, लेकिन शोक खत्म नहीं होगा, अनुष्का ने तंज कसते हुए कहा। और फिर बोली, खैर तुम मनाते रहो शोक, मुझे तो नींद आ रही है। वो अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर जा गिरी। अभिनव सिर हिलाते हुए बाथरूम में घुस गया। अभिनव चौहान, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं भी अनुष्का हूँ, वो गुस्से में बड़बड़ाई। उसे पता था कि अभिनव ने उससे शादी करने से पहले इनकार कर दिया था और वजह थी ईशा, वही ईशा जिसे पूरा मोहल्ला सीधी सादी कहता था, जबकि अनुष्का आजाद ख्याल थी और अपनी मर्जी से जीने वाली। इसके
बावजूद उसे अभिनव पसंद था और जब उसके पिता ने पूछा कि वो अभिनव से शादी करना चाहती है या नहीं तो उसने फौरन हामी भर दी। लेकिन बाद में जब सच पता चला कि अभिनव के दिल में ईशा है तब से उसके दिल में मोहब्बत की जगह नफरत घर कर गई थी। बाथरूम का दरवाजा खुला तो वो सोने का नाटक करने लगी। अभिनव तौलिए से बाल सुखाता हुआ आईने के सामने खड़ा हो गया और वहीं से बिस्तर पर लेटी अनुष्का को देखा। उसकी खूबसूरती पूरे खानदान में मशहूर थी लेकिन अभिनव ने उस पर कभी नजर डालनी ही नहीं चाही। उसकी आंखों में हमेशा ईशा की मासूमियत और शर्म हया बसी थी। बाकी किसी की खूबसूरती उसे छू भी नहीं सकती थी। वो खुद पर परफ्यूम छिड़ककर बिस्तर पर आ गया। उसने लाइट ऑफ कर दी और सिर्फ साइड लैंप ऑन रखा। बैग पर टेक लगाए वो मोबाइल यूज करने लगा। उफ, कितनी तेज खुशबू लगा रखी है। क्या ख्वाब में डेट पर जाना है? अनुष्का ने करवट बदल कर कहा और अपनी नाक पर हाथ रख लिया। मेरे पास ख्वाब में भी इतना फालतू वक्त नहीं है कि डेट करूं, अभिनव ने रूखे लहजे में जवाब दिया। देखने से तो यही लग रहा है कि कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं नवाब साहब की, अब ख्वाब में पूरी करने जा रहे हो। वैसे भी अब ख्वाब ही देख सकते हो जिनकी कोई हकीकत नहीं है। अनुष्का ने तीखे शब्दों से चोट की। जानता हूँ हकीकत बहुत भयानक है, अभिनव ने सीधा वार कर दिया। अनुष्का का गुस्सा और भड़क गया। एक से बढ़कर एक लड़के मेरी एक नजर के इंतजार में बैठे थे और मैंने तुम्हें चुना। बेहतर होगा आंखें बंद करो और ख्वाबों में भी भटकने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी वाकई भयानक बना दूंगी। उसकी आंखों के जुनून ने पल भर को अभिनव को चौंका दिया। अपनी ये बटन जैसी नजरें हटाओ मुझसे, वो करवट बदलते हुए बोली। जुबान तो देख ही लिए हैं और क्या रह गया देखने को। अभिनव ने मोबाइल मेज पर रखा और सर तकिए पर गिरा लिया। अनुष्का को तंग करने में उसे एक अजीब सा मजा आने लगा। उसे लगा कि शायद वो उसे पसंद करती है। चाहना और चाहे जाना दो अलग बातें थीं। वो ईशा को चाहता था लेकिन अनुष्का उसे चाहती थी और ये एहसास उसके लिए नया था। बहुत कुछ है मेरे पास लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हें दिखाऊं, अनुष्का बोली और दूसरी तरफ करवट बदल ली। मुझे शौक भी नहीं है, उसने कहा, लेकिन इस बार वो खामोश रही। कुछ ही देर में अभिनव नींद की वादियों में खो गया। अनुष्का उसकी तरफ मुड़ी, उसके हल्के खर्राटों को महसूस करती रही। वो जरा उसके ऊपर झुकी और उसके चेहरे के हर नक्श को गौर से देखने लगी। उसका चौड़ा माथा, उसकी घनी पलकें, न जाने असली हैं या नकली। उसकी हल्की काली दाढ़ी जिसके पास एक छोटा सा तिल था जो करीब से देखने पर ही नजर आता था। अनुष्का की आंखें उसके हर नक्श को महसूस कर रही थीं, फिर खुद को रोक लिया। उसकी पलकें भारी हुईं। आज की इतनी अहम रात तुमने बर्बाद कर दी मिस्टर अभिनव चौहान। अब देखना कैसे तुम्हारी हर रात मैं बर्बाद करूंगी। मेरी नजदीकियों को तरसोगे लेकिन मैं सिर्फ तरसाऊंगी तुम्हें। अनुष्का तकिए पर सिर रखते हुए गहरी सांस लेकर आंखें मूंद गई। ईशा बेटा उठो, तबीयत कैसी है? बुखार तो नहीं है? सुनीता जी उसके पास आकर हाल चाल पूछने लगी। ईशा ने उनींदी आंखों से माँ को देखा। माँ सोने दो ना, थोड़ी और नींद आ रही है। बहुत मुश्किल से नींद आई, मैं तो बस हाल पूछ रही थी। चलो सो जाओ, जब उठोगी तो तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी। और ये देखो कोई तुम्हारे लिए छोड़कर गया है, साथ में एक कार्ड भी है। सुनीता जी ने फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया। ये कौन लाया है? ईशा की आंखें तुरंत खुल गईं। फूलों की खुशबू सूंघते ही उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। पता नहीं बेटा, कोई कोरियर वाला दे गया था। अब जब तुम उठ ही गई हो तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, कहकर सुनीता जी रसोई की तरफ चली गईं। ईशा उस गुलदस्ते में लगा कार्ड खोलने लगी। उस पर लिखा था, फॉर समवन वेरी स्पेशल, गेट वेल सून। छोटी सी पंक्ति पढ़कर ईशा के माथे पर बल पड़ गए। कौन हो सकता है जिसने इतना प्यारा गुलदस्ता भेजा है? उसने गुलदस्ता एक तरफ रखा और उठकर बाथरूम चली गई। आज उसे नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना था। उसके पास
इतना वक्त नहीं था कि सोचती रहे कि ये गुलदस्ता किसने भेजा। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अमीर बनना। उसे अब और गरीब होने का मजाक नहीं सहना था। वो अभिनव के बराबर खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालना चाहती थी। इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी और वो जानती थी कि यही उसका रास्ता है। उधर अभिनव गहरी नींद में था जब अचानक किसी ने पानी का पूरा जग उस पर उड़ेल दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने खड़ी अनुष्का के चेहरे पर इंतहा का गुस्सा था। अभिनव ने पहले नासमझी से देखा, फिर अपनी हालत पर गौर किया। वो पूरा पानी से भीगा हुआ था। उसने झटके से गीले बाल पीछे किए और अनुष्का की तरफ गुस्से से देखा। क्या बेहुदगी है ये कौन सा तरीका है किसी को जगाने का? वो भड़क गया। मैंने तुम्हें जगाया नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी है, अनुष्का ने हर शब्द दबाकर कहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को खत्म कर देता जिसके साथ पहली ही सुबह इतनी कड़वी बात हुई। किस गुनाह की सजा की बात कर रही हो? और कौन सी सजा? सबसे बड़ी सजा तो तुम हो जिसे पापा ने मुझे उम्र भर के लिए दे दी है। अभिनव गुस्से से दांत पीसते हुए अपने कपड़े बदलने लगा। अच्छा, मैं सजा हूँ तो क्या चाहते थे तुम? ईसा के रूप में इनाम? वो उसके करीब आकर लगभग 1 इंच की दूरी पर खड़ी होकर बोली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आगे से अपने मुंह से ईसा का नाम मत लेना, वरना बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी? मिस्टर अभिनव, आप जो मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से छोड़ा नहीं करते। अरे आप तो उनमें से हैं जिसने ना तो मोहब्बत ही निभाई और ना शादी ही निभा पा रहा। उसने दोनों बाजुओं से झंझोरते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे भी जब तुमने मुझे ये जख्म दिया। अगर दिल में ईशा है तो मेरे करीब मत आना, उसने हाथ पे लाल निशान दिखाते हुए कहा। समझे तुम? वो गुस्से से बोली। एक पल को अभिनव सोच में पड़ गया। ये कब और कैसे उसे शक होने लगा। आगे से मेरे साथ बिस्तर पर सोने की जरूरत नहीं और ये सब बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभिनव ने उसकी बात काटी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? गौर से देखो, ये तुम्हारा दिया हुआ निशान। हाँ, इसे प्यार तो नहीं कह सकती क्योंकि हमारे बीच प्यार जैसा कुछ है ही नहीं। अनुष्का अपनी ही बात का विरोध करती जा रही थी जबकि अभिनव की नजर बार बार उसके निशान पर जा रही थी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि कब ये सब हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों चौंक गए। अनुष्का उसी हालत में दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक अभिनव ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। कहाँ जा रही हो? हालत देखो अपनी, जाकर बदल लो नाइट गाउन में। वो माथे पर बल डाले बोला। तुम मुझे टच कैसे कर सकते हो? अनुष्का ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली। और एक बात, मुझ पर हुक्म मत चलाना कि ये पहनो या वो मत पहनो। मैं अनुष्का हूँ, अनुष्का। मैंने अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप तक को दखल देने की इजाजत नहीं दी, तो तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? उसके इस ठंडे लहजे ने अभिनव को और भड़का दिया। दरवाजा अभी भी लगातार बज रहा था मगर अभिनव को परवाह ही नहीं थी। उसने अचानक अनुष्का को उठाया और कमरे से जुड़ा ग्लास डोर खोलकर बाहर निकल गया। वहां पास ही एक स्विमिंग पूल था। अभिनव ने बिना किसी लिहाज के उसे पानी में जोर से फेंक दिया। अनुष्का अचानक पानी में डूबती सी बाहर निकली और बाल पीछे करते हुए गुस्से से उसे देखने लगी। अब इस हालत में जाओ बाहर और ज्यादा प्यारी लग रही हो। वो दोनों हाथ आपस में बांधे तंज कसते हुए बोला और फिर अंदर चला गया। अनुष्का ने गुस्से में पानी पर हाथ मारा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अभिनव चौहान। वो तैर कर किनारे पर आई और बाहर निकल गई। उसका पूरा गाउन पानी में भीगा हुआ था। गहरी सांस लेते हुए उसने अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश की। कुछ देर वहीं बैठी रही लेकिन आंखों में आंसू नहीं आने दिए। वो अनुष्का थी, कमजोर लड़की बिल्कुल नहीं। बदला लेने का पूरा इरादा करते हुए वहां से उठी और कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर आते ही उसने देखा कि अभिनव बाथरूम से निकल रहा था। उसके हाथ में तौलिया था। उसने वो तौलिया अनुष्का को पकड़ाया और उसके बालों पर रखते हुए पोंछने लगा। अनुष्का बिल्कुल खामोश खड़ी रही। आगे से पंगा लेने से पहले सोच लेना कि सामने कौन है। तौलिया उसके गले पर रखते हुए अभिनव की नजर उसके हाथ पर पड़े निशान
कान पर गई। अब तक वो हल्का हो गया था, उसने छूना भी जरूरी नहीं समझा और पलटकर जाते जाते उसके कान के पास झुककर बोला, आगे से अगर निशान बनाना तो लिपस्टिक वाटर प्रूफ यूज करना, फिर डिसाइड करेंगे कि ये प्यार भरा निशान है या नफरत भरा। अभिनव तंजिया हंसते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर चला गया। अनुष्का गहरी सांस भरते हुए उस बंद दरवाजे को देखती रही। कितना सातिर है ये आदमी, लेकिन मैं भी बदला लेकर रहूंगी। इधर ईशा जॉब इंटरव्यू देने गई थी, वहाँ उससे जो डिमांड की गई उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं? आजकल हर कोई शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, तो जो मैंने बताया है उससे बेहतर कोई शॉर्टकट तरीका हो ही नहीं सकता। चॉइस तुम्हारी। कबीर पैर पर पैर चढ़ाकर बेबाकी से मुस्कुराते हुए बोला, तेरी चॉइस माइक पे बोलकर बोल। ईशा दहाड़ पड़ी, क्या समझते हो औरत को कोई बिकाऊ माल है? तुम्हारे घर की बहन बेटी से भी अगर कोई यही कहे तो कैसा लगेगा? हाउ डेयर यू। कबीर गुस्से से खड़ा हुआ। क्यों, बुरा लग गया ना? औरतों को यही जलन होती है। आगे से किसी शरीफ लड़की को खरीदने की कोशिश मत करना, वरना याद रख लेना। ईशा चिल्लाई। कबीर गुस्साया हुआ उसके पास आया। तुम्हारी इतनी औकात है कि मेरे खानदान की औरतों से खुद को बराबरी में लाओ? बिल्कुल नहीं, उनकी औकात तो मुझसे भी कम है, क्योंकि तुम्हारे खानदान में ऐसी परवरिश दी जाती है। ईशा ने तंज कसा। उसकी बात सुनकर कबीर का हाथ उठा, लेकिन अगले ही पल ईशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना इतनी ताकत रखती हूँ कि हाथ जड़ से उखाड़ दूंगी। वो और भी बोलती कि तभी दरवाजा अचानक खुला और विराज शर्मा अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर वो ठिठक गए। कबीर ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, जबकि ईशा भी दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन विराज को सामने देखकर ठहर गई। ये सब क्या हो रहा है? विराज ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। यार विराज, ये लड़की इंटरव्यू देने आई थी और यहाँ आकर बदतमीजी करने लगी, यहाँ तक कि मेरे खानदान की औरतों को भला बुरा तक कह डाला। कबीर ने नफरत से कहा। और तुमने उस पर हाथ उठा लिया? विराज ने सख्त लहजे में पूछा। हाँ, गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। निकलो मेरे ऑफिस से, विराज चिल्लाया। लेकिन पूरी बात तो सुनो, कबीर ने कोशिश की। ईशा बोली, आपका ये दोस्त इंटरव्यू की बजाय मेरे साथ गलत डिमांड कर रहा था। शट अप। विराज पहली बार गुस्से से चिल्लाया कि ईशा भी सहम गई। उनका हाथ उठा था। पहली बार अपने जिगरी दोस्त पर गुस्सा करके वो खुद हैरान रह गए। विराज, तूने दूर दराज की एक लड़की के लिए मुझ पर? अपनी जुबान संभालो कबीर, वरना जेल भिजवा दूंगा। विराज ने पास आते हुए सख्त नजरों से उसे देखा। कबीर गहरी सांस लेकर ईशा को एक नजर घूरता बाहर चला गया। प्लीज बैठिए। अब की बार विराज का लहजा नर्म था, मगर ईशा अभी भी उनके गुस्से और माहौल से सख्त खफा थी। मिस, बैठ जाइए। विराज के दोबारा कहने पर वो एक चेयर पर बैठ गई। विराज ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया तो ईशा ने 2 घूंट लेकर छोड़ दिया। आपके दोस्त की सोच बहुत घटिया है। अफसोस है कि आपके करीबी लोग ऐसे हैं। मुझे भी आज ही पता चला है। विराज ने उसकी फाइल की तरफ इशारा किया। क्या मैं देख सकता हूँ? नहीं, मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी। ईशा ने तुरंत फैसला सुना दिया। क्यों? मैं यहाँ हूँ ना, मेरे होते डरने की जरूरत नहीं, ये मेरी गारंटी है। विराज बस किसी तरह उस लड़की का नाम जानना चाहता था जो सीधे उसके दिल में उतर गई थी। ये ऑफिस आपका है? ईशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, मैं ही मालिक हूँ यहाँ का, विराज ने जवाब दिया। अच्छा, या फिर आप पार्टनर हो? वो इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो इंटरव्यू ले रही हो। ये ऑफिस मेरा अकेले का है मिस। वो तो सिर्फ दोस्त था, एक प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहा था और अब वो भी खत्म समझो। विराज शर्मा ने उसे तसल्ली दी। अच्छा ठीक है, आप मुझे एक अच्छे इंसान लगे हैं, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा और फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। विराज ने फौरन फाइल थाम ली। वो रात से बिल्कुल अलग लग रहा था। उस वक्त वो बहुत ज्यादा संजीदा और संभला हुआ था। रात वाली चमक दमक कहीं गायब थी। शायद यही उसकी पर्सनालिटी का असर था
कि ईशा भी तुम की जगह आप बोल रही थी। बेफिक्र रहिए, आप मुझे हमेशा अच्छा इंसान ही पाएंगी। विराज बड़े आत्मविश्वास से बोला। तो फिर कल से ज्वाइन कर सकती हैं। मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनने में आपको कोई ऐतराज तो नहीं? उसने धीमे से पूछा। सैलरी पैकेज अच्छा होगा ना? ईशा ने हल्का सा तंज कसते हुए कहा। विराज के होठों पर मुस्कान आ गई। बिल्कुल। उसने इंटरकॉम पर मनीष मेहरा को बुलाया। मैं आज से ही ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? ईशा ने फौरन कहा। नहीं, आप कल से आइएगा, आज आपको आराम की जरूरत है। विराज ने उसके पूरे नाम के साथ कहा। ईशा को थोड़ा अजीब लगा। वो क्यों बार बार उसे आराम की सलाह दे रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। थैंक यू कहकर ईशा उठकर खड़ी हुई। तभी मनीष मेहरा अंदर आए तो विराज ने उन्हें ईशा के बारे में साफ हिदायत दी। वो किसी भी हाल में उस लड़की को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। ईशा ऑफिस से बाहर निकल गई तो विराज के चेहरे की हल्की मुस्कान भी धीमी हो गई। वो तुरंत फोन पर बात करने लगा। आज जो कबीर ने किया था उसे वो किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। राजवीर चौहान ने अभिनव चौहान के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। रिसेप्शन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। इस वक्त शहर और बाहर से आए तमाम बिजनेसमैन और अमीर लोग वहां मौजूद थे। अपनाना तो पड़ा ही डैड। आपकी धमकी ही ऐसी थी। अपनी माँ के लिए अभिनव कुछ भी कर सकता है। जिसके पति को 32 साल बीत गए पर वो उसका नहीं हो सका। अभिनव ने बेहद संजीदगी से कहा। उसकी बात सुनकर राजवीर चौहान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। एक्सक्यूज मी, अभिनव उनसे कहता हुआ अपनी माँ क्रांति जी की ओर बढ़ गया, जो एक तरफ खड़ी अपनी कुछ सहेलियों और रिश्तेदारों से मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। मम्मा, अभिनव के पुकारने पर वो उसकी ओर मुड़ी तो क्रांति जी के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। क्रांति जी ने उसे देखते ही नजर उतारी और सर पर हाथ फेरा। जवाब में अभिनव ने भी माँ को गले लगा लिया। शादी किस शर्त पर हुई थी यह उसकी माँ नहीं जानती थी और अभिनव भी नहीं चाहता था कि वो जाने। माँ बाप अलग हो चुके थे और ये राज वो अपने तक ही रखना चाहता था। स्टेज पर इस वक्त इतनी भीड़ थी कि दिल धड़कने की जगह भी नहीं बची थी। अनुष्का के सभी दोस्त स्टेज पर मौजूद थे। उसका दोस्ताना दायरा बहुत बड़ा था। यही देखकर अभिनव के माथे पर बल पड़ गए, मगर वो चुप रहा। उसकी नई नवेली दुल्हन का नखरा ही इतना था कि वो अपने दोस्तों को भी खास अहमियत नहीं दे रही थी, सिर्फ 2-3 लड़कियों के। अभिनव का तो हमेशा से एक उसूल था कि 100 दोस्तों से बेहतर एक सच्चा दोस्त होता है जो मुश्किल वक्त काम आए। वो वहां से हटने ही वाला था कि तभी एक लड़की ने उसका बाजू पकड़कर जबरदस्ती स्टेज पर खींच लिया। वो अनुष्का की खास दोस्त थी और चाहती थी कि दोनों साथ बैठें ताकि कुछ तस्वीरें क्लिक हो सकें। अभिनव अनुष्का के पास जा बैठा और चारों तरफ से कैमरे की क्लिक क्लिक शुरू हो गई। तुम्हारे सारे दोस्त बड़े ही एटीट्यूड वाले हैं, कोई एक भी ढंग का नहीं है, उसने धीरे से कहा। हाँ, क्योंकि इनमें ईशा नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें सब बेढंग के लग रहे हैं। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस जैसी कोई हो भी नहीं सकती। अभिनव ने इस बार बुरा मानने के बजाय इत्मीनान से कहा और थोड़ा फैलकर बैठ गया। अरे पीछे क्या कर रहे हो? मेरे लहंगे पर पैर रख दिया है। अनुष्का झुलझुला कर बोली। लहंगे पर ही रखा है, तुम पर तो नहीं, अभिनव ने शरारती लहजे में जवाब दिया। उसी पल उनकी नजरें मिली और सब ने उस खूबसूरत पल को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। उसी वक्त अनुष्का की एक दोस्त ने उसे हल्के से धक्का दिया और वो सीधे अभिनव से जा लगी। अभिनव ने लापरवाही से पकड़ लिया उसे। पल भर के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे में गहराई तक खो गईं। तभी अभिनव को होश आया। उसने झट से उसे छोड़ा और स्टेज से उतर गया। अच्छा है तुम्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, वरना सिर्फ तुम्हारे पापा की पेंशन से बहुत मुश्किल हो रही थी। ईशा की माँ ने कहा। सुनीता जी अपनी बेटी को ध्यान से देख रही थी। उसमें बहुत बदलाव आ गया था। सोहन लाल एक सरकारी स्कूल के टीचर थे, लेकिन वक्त के साथ साथ सुनीता जी और सोहन लाल के बीच मोहब्बत गहराती चली गई।
सुनीता जी अपने नसीब से बेहद खुश थी क्योंकि सोहन लाल एक अच्छे पति साबित हुए थे। उनकी समाज में इज्जत थी। पर जब राजवीर चौहान ने देखा कि उनके बेटे का झुकाव सुनीता जी की बेटी ईशा की तरफ है तो वे उनके घर आकर खूब बेइज्जती करके गए। उस दिन सुनीता जी का दिल पूरी तरह टूट गया था, लेकिन ये बात उन्होंने ईशा को नहीं बताई। और फिर राजवीर चौहान ने अपने बेटे की शादी अपने ही समाज के घेरे में कर दी और ईशा को ठुकरा दिया। माँ, आपसे कोई भी बात करूं तो आप रोने लगती हैं। अच्छा छोड़िए इन बातों को, बताइए सुबह कैसी ड्रेस पहनकर जाऊं? बल्कि 1 मिनट, मैं तो वो नया सूट पहनकर ही जाऊंगी। आखिर जॉब का पहला दिन होगा मेरा। ईशा हंसते हुए बोली और माँ को दुख से बाहर निकालने की कोशिश करती रही। इधर कमरे में अभिनव आया तो अनुष्का अपने लहंगे की जिप से जूझ रही थी। जिप अटक गई थी और वो परेशान हो रही थी। अभिनव ने दांत भींचते हुए उसे देखा और कहा, ये फालतू काम ड्रेसिंग रूम में जाकर भी हो सकते हैं। अपना कोट एक तरफ रखते हुए वो बहुत गंभीर लहजे में बोला, अच्छा तो आप यहाँ कोट क्यों उतार रहे हैं? खुद के भी यही उसूल रखिए ना। अनुष्का पहले से ही तनी हुई थी। उसकी बात सुनकर और भड़क गई। मेरे कोट उतारने से क्या? अभिनव झल्लाया और उसे पकड़कर आईने के सामने खड़ा कर दिया। अपनी हालत देखो, पूरा नजारा बनी हुई हो। मेरी जगह कोई और होता तो क्या कोई और होता? राजवीर चौहान का बेटा। अनुष्का अचानक उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोली। उसका एटीट्यूड एकदम बगावती हो गया था। अभिनव की एक धड़कन रुक सी गई। आइंदा सोच समझकर बोलना राजवीर चौहान के बेटे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुष्का की आंखें नम हो चुकी थी। वो पीछे हटते हुए अपना लहंगा संभालकर ड्रेसिंग रूम में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उफ, बहुत खतरनाक लड़की है ये तो। अभिनव ने लंबी सांस छोड़ी। पूरी साज सज्जा करके मुझे ढेर करना चाहती है, लेकिन मैं अभिनव चौहान हूँ। कहते कहते वो रुका क्योंकि सामने अनुष्का नाइटी पहने बाहर आई। उसका रूप और निखर उठा था। अभिनव चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। पहली बार वो किसी लड़की को ऐसे देख रहा था जो उसकी पत्नी थी, मगर ये शादी मजबूरी की थी। माँ का घर बचाने की खातिर उसे ये रिश्ता कबूल करना पड़ा था। वो अपने दिल पर हाथ रखकर सोचने लगा, मैं तो ईशा से मोहब्बत करता था, फिर इस लड़की की तरफ दिल क्यों खींच रहा है? नहीं अभिनव, ये सिर्फ एक आकर्षण है और ये लड़की जानबूझकर ऐसी ड्रेसिंग करती है ताकि मुझे फंसा सके। ये सोचते ही उसके जबड़े कस गए और होंठ भींच गए। अभिनव अपनी टाई की नॉट ढीली करने लगा। दूसरी तरफ अनुष्का मोबाइल पर हंसते हुए चैट कर रही थी। उसका यह अंदाज अभिनव को अखर गया। वह किससे मैसेज कर रही थी? यह सोचते सोचते वह फ्रेश होकर आया और उसके पास लेट गया। उसने मोबाइल पर एक नज़र डाली तो देखा कि अनुष्का आज की उनकी तस्वीरें देख रही थी, जिनमें ज्यादातर दोनों साथ थे। तो क्या वो इन्हीं तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा रही थी? थोड़ी देर बाद उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया। अगर राजवीर चौहान के बेटे को नींद आ रही है तो लाइट बंद कर दीजिए। अनुष्का करवट बदलते हुए धीमे स्वर में बोली। अभिनव ने बिना कुछ कहे लाइट ऑफ कर दी और लेट गया, मगर उसका मन सोने का बिल्कुल नहीं था। वह चाहता था कि जब अनुष्का सो जाए तो वह उसका मोबाइल चेक करे। ना जाने क्यों उसके दिल में शक का बीज उग आया था। जैसे वह शादी से पहले ईशा को चाहता था, वैसे ही हो सकता था अनुष्का भी किसी और को पसंद करती हो। ये सोचते सोचते अभिनव बेचैन हो उठा और उठ बैठा। चाहे शादी जबरदस्ती की ही हो, मगर कोई भी पति ये नहीं चाहता कि उसकी पत्नी किसी और को सोचे और चाहे, जबकि अभिनव खुद ईशा को सोचता रहता था। यही तो कई मर्दों की सोच होती है। कुछ देर बाद उसने अनुष्का का मोबाइल उठा लिया। उस पर पासवर्ड भी नहीं था। उसने मैसेज खोलकर पढ़ना शुरू किया। सबसे ऊपर एक मैसेज लिखा था, टेंशन मत लो अनुष्का, सब ठीक होगा। यह मैसेज अनुष्का ने देखा नहीं था। पहले के मैसेज पढ़ते ही अभिनव का दिल जोर से धड़कने लगा। माथे पर ठंडे पसीने
पसीने की बूंदें झलक आई। उसने मोबाइल वापस रख दिया। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, क्या वो सचमुच इस पर शक कर रहा है जो अब उसके दिल में जगह बना चुकी थी। एक मैसेज में लिखा था, काश उसे मुझसे मोहब्बत हो जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहती, वो मेरा ही है। अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा तो किससे करेगा। उसने करवट ली और अनुष्का की तरफ देखा। वो बेखबर गहरी नींद में थी। अभिनव उसके चेहरे को देखता रह गया। ऐसा लगा मानो उसका दिल उसकी पत्नी की तरफ मुड़ गया हो। धीरे से उसने अनुष्का के ऊपर हाथ रखा। नींद में ही अनुष्का ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, लव यू अभिनव। वो नींद में भी उसका नाम ले रही थी और अपने प्यार का इजहार कर रही थी, जबकि जागने पर तो हमेशा उससे झगड़ती थी। अभिनव के दिल में उसके लिए गहरी मोहब्बत उमड़ आई। उसने उसके गालों को छुआ। अनुष्का झटके से चौंक गई और पीछे हटने की कोशिश करने लगी। क्या कर रहे हो अभिनव, छोड़ो मुझे, वो गुस्से और घबराहट में बोली। उस दिन तुमने यहाँ झूठा ड्रामा किया था ना, सोच रहा हूँ उसे आज सच कर दूं। अभिनव का लहजा धीमा था। हद में रहो अभिनव, मैं अनुष्का हूँ, ईशा नहीं। जानता हूँ तुम मेरी पत्नी हो, कहते हुए उसने उसके होठों को चुप करा दिया। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। अनुष्का का स्वर धीमा पड़ गया था। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि हार की थकान थी। वो चाहकर भी इस आदमी की मोहब्बत से बच नहीं पा रही थी। अभिनव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं, तुम्हें मेरी मोहब्बत की चाह है। वो फुसफुसाया। अनुष्का उसे रोकने की कोशिश करती रही, मगर उसकी हर कोशिश धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। आंखों में आंसू भर आए। उसकी निगाहें शिकायत करती हुई अभिनव पर टिक गईं, मानो दिल हथेली पर रखकर उसने उसे सौंप दिया हो। अभिनव ने झुककर उसके माथे को छुआ और अपनी आंखें बंद कर ली। उस एक स्पर्श की उसे कितनी जरूरत थी, यह सिर्फ उसकी आंसू भरी रूह ही जान सकती थी। अगले दिन सुबह ईशा वक्त पर ऑफिस पहुंच गई। उसे स्पेशल केबिन मिला था जो बिल्कुल विराज शर्मा के ऑफिस के सामने था। यानी विराज अब उसे दिन रात देख सकता था, दूसरे शब्दों में कहें तो नजर रख सकता था। लेकिन विराज के लिए यह कोई हल्की फुल्की बात नहीं थी। वह इस मामले में बेहद संजीदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशा को कैसे प्रपोज करे। उसकी एक तस्वीर उसने चुपके से अपनी मौसी को भेज दी थी, जो उसके लिए सब कुछ थी। इन दिनों वो उसके पीछे पड़ी थी कि किसी तरह कोई लड़की पसंद कर लो और शादी कर लो। अब तक वे उसे एक से बढ़कर एक लड़कियों की तस्वीरें दिखा चुकी थी। विराज ने उन सब के बदले ईशा की तस्वीर भेज दी। थोड़ी देर बाद ही मौसी का जवाब आ गया और साथ ही उनकी कॉल भी। अरे विराज, ये कौन है? कितनी प्यारी सी लड़की है, मौसी ने बेहद उत्साहित होकर कहा। विराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छी लगी आपको? अरे अच्छी, बहुत प्यारी है, कितनी सुशील लग रही है। कब मिलवा रहे हो मुझे अपनी बहू से? वे बेहद एक्साइटेड थीं। बहुत जल्द मौसी, बस अब तो तैयारी करें, जल्दी ही आपके विराज का घर बसने वाला है, विराज ने खुशी से कहा। तभी अचानक ऑफिस का प्यून अंदर आया। सर, मैडम, ईशा। विराज ने फौरन कॉल काटी और बाहर भागा। वहां उसने देखा कि ईशा ने किसी कर्मचारी को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। मिस ईशा, ये क्या हो रहा है? विराज ने धीमे स्वर में पूछा। ईशा गुस्से और रोष से कांप रही थी। इसने मेरा दुपट्टा खींचा है। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज भरी हुई। विराज ने उस शख्स की तरफ देखा। वो शैलेश था, जो 3 साल से कंपनी में काम कर रहा था और जिसे विराज पर्सनली भी जानता था। वो शरीफ किस्म का इंसान था। इस समय भी थप्पड़ खाकर सिर झुकाए खड़ा था। उसने एक बार भी नजर उठाकर ईशा की तरफ नहीं देखा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? विराज ने गंभीरता से पूछा। ईशा का जी चाहा कि उसे भी थप्पड़ जड़ दे। आप मुझसे ऐसे सवाल नहीं कर सकते। मैं कोई पागल हूँ जो ऐसे ही किसी को थप्पड़ मार दूं? विराज ने तुरंत आदेश दिया। शैलेश, तुम जाओ और बाकी सब भी अपने काम पर लगो। उसकी सख्त नजर से सब वहां से हट गए। मिस ईशा, आप मेरे साथ चलिए, विराज बोला और आगे बढ़ गया। ईशा वहीं खड़ी रह गई। क्या हुआ? आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? आप मेरी बात
पर शक कर रहे हैं। उसकी आंखों में शिकवा था। आप मेरे साथ आइए, फिर बात करता हूँ, विराज ने शांति से कहा। ईशा होठ भींचते हुए उसके पीछे चली गई। ऑफिस में विराज ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और पानी का ग्लास पकड़ाया। विराज मन ही मन मुस्कुराया। अभी तो बीवी नहीं बनी और इतने नखरे दिखा रही है, जब बीवी बन जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा। इतने में उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। यह कंट्रोल रूम से भेजी गई सीसीटीवी फुटेज थी। ऑफिस के हर कोने में कैमरे लगे थे और कुछ जगहों पर तो स्पाई कैमरे भी थे, जिनकी जानकारी सबको नहीं थी। वीडियो देखकर साफ पता चल रहा था कि ईशा का दुपट्टा शैलेश की टेबल के कोने में अटक गया था और ईशा ने मुड़कर गलती से उसे थप्पड़ मार दिया। विराज ने मोबाइल उसके सामने कर दिया। वीडियो देखते ही ईशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सांस जैसे सीने में अटक गई। ओह नो, मुझसे गलती हो गई। मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कैसे उन्हें सबके सामने थप्पड़ मार दिया। वो एकदम से खड़ी हो गई। यही वजह थी कि विराज को यह लड़की दिल से भा गई थी। उसके साथ कोई कुछ गलत करे तो वह बर्दाश्त नहीं करती थी, पर अगर कभी उससे कोई गलती हो जाए तो वो अपनी गलती को स्वीकार करने में भी देर नहीं लगाती थी और माफ़ी भी दिल से मांग लेती थी। वो थी ही बहुत प्यारी। रिलैक्स बैठे रहिए, मैं शैलेश से खुद बात कर लूंगा, डोंट वरी। ईशा ने फौरन टोका। आप क्या बात करेंगे? गलती मेरी है। मैंने हाथ उठाया तो माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए, वो भी सबके सामने। विराज ने गंभीर लहजे में कहा। मिस ईशा, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस वही काफी है। नहीं सर, ये काफी नहीं है, ये गलत है। ईशा ने जिद की। अब की बार विराज ने उसके माथे पर हाथ रखकर नरमी से कहा, ईशा माफी मुझे ही मांगनी चाहिए। ईशा कुछ और कह पाती, इससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई और शैलेश अंदर आया। शैलेश, मिस ईशा आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, विराज ने कहा। ईशा उठ खड़ी हुई। मिस्टर शैलेश, आप मेरे साथ बाहर आएं। ईशा बाहर चली गई। विराज उसे देखता रह गया। शैलेश भी उसके पीछे बाहर पहुंचा। सारे ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी गौर से उन दोनों को देख रहे थे। मिस्टर शैलेश, मुझसे गलती हो गई, प्लीज, आई एम सो सॉरी। नहीं मैडम, शैलेश ने बीच में ही रोक दिया। सॉरी मत कहिए, मुझे पता है आप गलतफहमी का शिकार हुई थी। इट्स ओके। ईशा बोली, नहीं, मैंने आपको सबके सामने बेइज्जत किया है, इसीलिए मुझे माफी तो मांगनी ही चाहिए। उसने सभी कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि शैलेश ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। मेरा दुपट्टा शैलेश की टेबल पर अटक गया था और मुझे लगा कि शैलेश ने मेरा दुपट्टा खींचा और मेरा हाथ उठ गया। मैं आप सब लोगों के सामने शैलेश से माफी चाहती हूँ। मेरी गलती समझकर मुझे उम्मीद है शैलेश मुझे माफ करेंगे और आगे से मैं थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश करूंगी। पहले सिचुएशन को देखूंगी, समझूंगी, उसके बाद रिएक्ट करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मेरा सम्मान मायने रखता है उसी तरीके से दूसरे का भी सम्मान मायने रखता है। ईशा के मुंह से शैलेश ने जब यह बातें सुनी तो वह सोचने लगा कि यह लड़की कितना दिल की साफ है। और शैलेश ने ईशा से कहा, मिस, मैंने आपको माफ कर दिया है। कभी कभार इस तरीके की गलतफहमियां हो सकती हैं, मैं समझता हूँ। आप लड़की हैं और लड़कियों को आए दिन काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहती हैं और आपके साथ भी हो सकता है इस तरीके की घटनाएं पहले भी हुई हों, इसीलिए आपके दिमाग में वही चीज़ पहले आई। इसमें आपकी कोई ज़्यादा गलती नहीं है। इंसान जीवन में जो देखता है वह उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। विराज ईशा की सच्चाई देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। विराज यह बात अच्छे से जानता था कि अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार कर लेना और उसकी माफ़ी मांग लेना कोई आसान काम नहीं होता, उसके लिए भी गट्स चाहिए होते हैं। विराज ने तुरंत कहा, ठीक है शैलेश, अब आप जा सकते हैं। और बाकी कर्मचारियों से भी उसने कहा कि आप सब लोग भी अपने अपने कामों पर लग जाइए। शैलेश सिर झुकाए चला गया। विराज अपने ऑफिस में चला गया। उसके पीछे ही ईशा भी उसके ऑफिस में आई और बोली, मिस्टर विराज, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी। मैंने आपको
को और आपके ऑफिस को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। विराज ने ईशा की तरफ देखा और बड़े ही शांति से बोला कि मिस ईशा, आप बार बार माफी ना मांगे। मेरी होने वाली पत्नी बार बार माफी मांगे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ईशा अवाक रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। रात को ईशा जब अपने घर पहुंची, ईशा एक बार मेरी बात तो सुनो, उसकी माँ सुनीता ने कहा। ईशा गुस्से में बोली, मम्मा वो पागल है, ऐसे भी कोई शादी के लिए प्रपोज करता है क्या? मैंने साफ साफ उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है और उसकी कंपनी भी छोड़ दी है। सुनीता ने प्यार से समझाया, बेटा अगर वो सीधे तरीके से तुम्हें अपनाना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? वो तुम्हारे साथ सच्चा है। अगर ऐसा ना होता तो वो भी अभिनव की तरह। प्लीज मम्मा उसका नाम मत लीजिए, नफरत है मुझे, ईशा ने कड़वे स्वर में कहा। इतने में दरवाजे पर विराज खड़ा नजर आया। उसने कहा, आंटी मुझे 5 मिनट मिल सकते हैं? मैं अकेले में इनसे बात करना चाहता हूँ। सुनीता ने एक नज़र बेटी को देखा और बाहर चली गई। ईशा जब घर पर आई तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। इस वजह से सुनीता जी तुरंत उसके पीछे चली आई और दरवाजा बंद करना भूल गई थी। कब विराज आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। विराज आगे बढ़ा, मैं नहीं जानता मिस ईशा, मुझसे पहले आपकी जिंदगी में कोई था या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद आप सिर्फ मेरे बारे में सोचें। सच कहूँ तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपको सच्चाई के साथ अपनाना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आपने बिना वजह मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया। ईशा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मेरी अमीर लोगों से नहीं बनती। विराज ने धैर्य से कहा, जरूरी नहीं कि सारे अमीर लोग खराब होते हैं। इंसान अपने स्वभाव से अच्छा और खराब होता है, अपने संस्कारों से अच्छा और खराब होता है, अमीरी और गरीबी से नहीं। बुरा इंसान बुरा ही होता है, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब। और यह भी जरूरी नहीं है कि एक बार का बुरा तजुर्बा हर बार दोहराया जाए। एक मौका तो दीजिए। उसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत थी। ईशा का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। अगर धोखा दिया तो? ईशा ने फुसफुसाकर कहा। विराज ने गहरी सांस ली। अगर धोखा ही देना हो तो शादी क्यों करूं? मैं तो आपको जीवन भर का साथ देना चाहता हूँ। ईशा ने आंखें तरीरी। क्यों ऐसे देख रहे हो? विराज मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें पूरा वक्त देता हूँ, तुम सोच लो, उसके बाद मुझे जवाब देना, मैं इंतजार करूँगा। उधर अभिनव अनुष्का के पीछे पीछे भागा। अभिनव रुक जाओ, वरना अनुष्का पुल के किनारे खड़ी उसे उंगली उठाकर चेतावनी दे रही थी। सामने खड़ा अभिनव उसे शरारती नजरों से देख रहा था। करीब मत आना अभिनव, अनुष्का ने फिर कहा, लेकिन अगले ही पल उसने उसे अपनी तरफ खींचा और पुल में कुदा दिया और खुद भी साथ कूद गया। पानी में भीगते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। अनुष्का उसकी नजरों का मतलब समझ गई और घबराकर पुल से बाहर निकलने लगी। तभी अभिनव ने उसे पकड़कर फिर से अपने पास खींच लिया। मैंने इजाजत नहीं दी जाने की। अभिनव उसके कान के करीब झुकते हुए बोला, हम डिनर पर जा रहे थे ना अभिनव चौहान? अनुष्का दांत कचकचाते बोली। अभिनव मुस्कुराया, आज का डिनर मेरी मर्जी का, कल तुम्हारी मर्जी का। यह कहकर उसने एक आंख मारी। अनुष्का के सारे शब्द वहीं थम गए। अभिनव की संगत ने अनुष्का को सचमुच आसमान पर पहुंचा दिया। अभिनव और अनुष्का अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। अट्रैक्शन और प्यार में फर्क होता है। कई बार लोग अट्रैक्शन को ही प्यार समझ बैठते हैं। हो सकता है जिंदगी के किसी मोड़ पर ईशा और अभिनव कभी आमने सामने आ भी जाएं, लेकिन वह मुलाकात बस सरसरी होगी, क्योंकि अब दोनों के रास्ते अलग हैं। ईशा ने विराज से शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि विराज ईशा को खुले दिल से अपनाने को तैयार था और उसे ईशा के स्टेटस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। विराज के परिवार ने भी ईशा को खुले दिल से अपनाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उनके लिए विराज की खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण थी। और जिस लड़की को विराज प्यार करता था वह लड़की उनके लिए भी बहुत प्यारी थी। विराज और ईशा की शादी हो गई। विराज ने ईशा की माँ सुनीता जी को भी अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि सुनीता जी अकेली रह गई थी और उनका ईशा के अलावा कोई नहीं था। सुनीता जी ने पहले तो मना किया, लेकिन विराज नहीं माना। उसने कहा कि अगर आप
यहाँ अकेली रहेंगी तो ईशा भी परेशान रहेगी और ईशा परेशान रहे यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और आप भी अकेले यहाँ बुढ़ापे में परेशान ही होगी। जब विराज ने काफी रिक्वेस्ट की तो सुनीता जी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। विराज सुनीता जी की काफी रिस्पेक्ट करता था। सुनीता जी सोचती हैं कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतना अच्छा दामाद मिलेगा जो उनकी इतनी इज्जत करेगा, उनका इतना ख्याल रखेगा। वह आज अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझ रही थी। वहीं ईशा भी अब विराज को दिलो जान से चाहने लगी थी क्योंकि उसने देखा कि विराज सच में बहुत अच्छा इंसान है। उसने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी माँ को भी इज्जत दी, सम्मान दिया और ईशा परेशान ना रहे इसलिए उसने ईशा की खुशी का पूरा ख्याल रखा और ईशा की माँ का भी पूरा ख्याल रखा। आज ईशा के दिल में सिर्फ विराज ही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि पहला प्यार ही सच्चा प्यार हो, बल्कि सच्चा प्यार वह प्यार होता है जिसके बाद फिर किसी से भी प्यार ना हो। वही व्यक्ति जीवन का आधार बन जाए और उसके बाद फिर कोई और कभी उस तरह से ना पसंद आए। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को हाइप दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।